बबलू, बबलू, तूने सुना? क्या? राजू ने अपनी पूरी फसल बेच दी, वो भी दोगुने दामों में। तू पागल हो गया है क्या? इतनी जल्दी राजू की फसल तैयार कैसे हो गई? अरे क्या तू नहीं जानता, इस गांव की सारी जमीन समय से पहले ही फसल को तैयार कर देती है। और ये दोगुने दामों का क्या चक्कर है? अरे वो अपनी सारी फसल एक व्यापारी को देता है। इस गांव की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि फसल समय से पहले ही तैयार हो जाती है और अच्छी गुणवत्ता के साथ भी। ऐसी गुणवत्ता बाकी किसी गांव में नहीं मिलती। और भगीरथ, उसका क्या हुआ? वो भी अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने में ही लगा है क्या? हाँ तो और करे भी क्या, ले देकर उसके पास एक ही जमीन है। अजीब बात है, इतने बड़े गांव में सारी जमीनें इतना इतना अनाज देती हैं, लेकिन सिर्फ भगीरथ की ही जमीन बंजर निकल गई। हाँ वो तो है, लेकिन जमीन उसकी बहुत बड़ी है। अरे क्या फायदा उतनी बड़ी जमीन का जो अनाज ही ना दे। हरिया, भगीरथ ये जमीन बेच क्यों नहीं देता? तू खरीदेगा उसकी जमीन? नहीं भाई, मैं खरीद कर क्या करूंगा उसकी बंजर जमीन का। बस यही बात गांव में सब कह रहे हैं। वैसे भगीरथ अभी है कहाँ? हाँ कहाँ होगा, अपने खेत में ही होगा। पूरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन अनाज का एक दाना भी जमीन पर दिखाई नहीं दिया। फिर भी दिन रात मेहनत कर रहा है। हाँ, उसे करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि लाला के पैसे जो बाकी हैं। हाँ ठीक है, मैं तो अपनी भैंसों को नदी किनारे चराने ले जा रहा हूँ। हाँ, मुझे भी गांव में जाना है। हरिया और बबलू बातें करके अपने अपने घर चले जाते हैं। रात में सोने के बाद सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट में भागीरथ की नींद खुलती है। अरे राधा, तुझे पता नहीं मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। हाँ तो? अभी देखो तो कितना समय हुआ है। मालूम है 5 बजे हैं, और वैसे भी 1 घंटा लेट जाएंगे तो आपका करोड़ों का नुकसान नहीं हो जाएगा। राधा, तुम मुझे ताने क्यों देती रहती हो? कोशिश तो मैं कर रहा हूँ ना। हाँ, तुम तो बस कोशिश ही करो। बाकी लोगों ने फसल लगाकर समय से पहले काट भी ली और पैसे भी कमा लिए। उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। क्या आपका मन नहीं करता अपने बच्चों के लिए कुछ करूं, मेरे लिए कुछ करूं, अपने लिए कुछ करूं? बस सुबह सुबह कुल्हाड़ी उठाए और खेत की ओर चल दिए। राधा की बात सुनकर भागीरथ थोड़ा उदास हो गया और मन ही मन कहने लगा, क्या मैं मेहनत नहीं करता? बाकी लोगों से दोगुनी मेहनत करता हूँ, मन लगा कर काम करता हूँ, बाजार से सबसे महंगे बीज खरीद कर अपने खेतों में लगाता हूँ। अब फिर भी फसल नहीं उगती तो मैं क्या करूँ? भागीरथ जैसे ही अपने खेत पहुँचा, वहीं पर लाला आ जाता है। भगीरथ, ओ भगीरथ, ला भाई पैसे निकाल। पूरे 2 साल हो गए हैं, फसलों के बकायों का भी पूरा हिसाब कर दे आज। लाला जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अभी तो मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। जब से मैंने ये जमीन खरीदी है, तब से फसल का एक दाना तक नहीं खिला। कहीं से आमदनी की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। भगीरथ, मुझे एक बात बता, ये जमीन पहले मोहन के पास थी, तब तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। जब से तूने ये जमीन खरीदी है, तभी से मैं सुन रहा हूँ कि जमीन बंजर है, बंजर है। ये तो मुझे तेरी कोई चाल लगती है। आप जो भी समझो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे बच्चों की कसम। मुझे तो तेरे पर एक पैसे का यकीन नहीं। याद रख,
मैं तुझे 1 महीने का और समय देता हूँ। मेरे सारे पैसे सूद समेत लौटा देना, वरना अगली बार जब मैं आऊंगा तो इस जमीन पर अपना घर बनाऊंगा और तुझे 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। लाला जी सुनिए तो। लाला अपनी शर्तें भागीरथ के सामने रखकर चला जाता है। भागीरथ चुपचाप अपने बंजर खेत पर बैठ जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो घर नहीं जाता। भागीरथ आसमान की ओर देखता है और कहता है, हे भोलेनाथ, ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे जो तू मेरे साथ साथ मेरे बच्चों का भी इम्तिहान ले रहा है। आज तक कोई गलत काम नहीं किया इस भरे पूरे गांव में, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तभी वहाँ जोरों की बारिश होती है। आसमान में बिजली की तेज चमक, तूफानी हवा और महादेव की थोड़ी सी झलक भागीरथ को दिखाई देती है। तभी दूर एक पास के पहाड़ से भागीरथ को कोई आवाज देता है, बेटा, ओ भागीरथ बेटा। अरे भीमा नाना, आप यहाँ और इस वक्त? अपने घर की ओर जा रहा था, तेरी आवाज सुनी तो तेरे पास आ गया। बता, क्या परेशानी है तेरी? और तू अभी तक घर भी नहीं गया। क्या करूं घर जाकर नाना जी, घर तो वो जाते हैं जो बाहर से कुछ कमा कर लाते हो। हरिया, रामू, राजू जब शाम को अपने घर लौटते हैं तो अपने बच्चों के लिए खाने की चीज ले जाते हैं। मैं घर खाली हाथ जाता हूँ। अरे बेटा, उससे क्या हुआ? जैसी जिसकी कमाई वैसी उसकी गवाई। तू कोशिश तो कर रहा है ना? कोशिश तो मैं आज 2 साल से कर रहा हूँ, लेकिन अब कोशिश करने का मन नहीं करता है। लगता है इस पूरे गांव में सबसे बेकार आदमी मैं ही हूँ। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू इतना परेशान है? आपको क्या करूँगा बताकर? आप एक बुजुर्ग आदमी मेरी क्या मदद कर सकते हैं? मेरी गरीबी देखकर मेरे रिश्तेदार भी मेरा मुंह नहीं देखना चाहते। मैं क्या कर सकता हूँ? चलो, तुझे दिखाता हूँ। कहाँ चलना है? मेरे घर। लेकिन आप जिस रास्ते की ओर ले जा रहे हो वहाँ घर नहीं, बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो आज पहाड़ को ही मेरा घर समझकर चल। भीमा नाना भागीरथ को अपने साथ ले जाता है और एक बड़े से पहाड़ पर बैठकर एक बात बताता है। यहाँ बैठ। आज मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ। जन्मों जन्म पहले एक आदमी मुझे पहाड़ों पर ही मिलने आया था। जिद पकड़ ली थी कि मुझसे ही मिलना है। भागीरथ नाम ही था उसका भी। जन्मों जन्म पहले? नाना, आप दिमाग की दवा लिया करो। जन्मों जन्म पहले नहीं, बहुत साल पहले की बात होगी। हाँ, वही। तू समझ गया ना? आगे ये हुआ कि उस आदमी ने मुझसे बहुत सारा पानी मांगा। मैंने उसे पानी लेने का रास्ता बताया और साथ ही एक हल दिया जिससे वो धरती खोदकर पानी निकाल सके। तो ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हो? आगे सुनो तो। जैसे ही उसने एक बार हल से धरती पर मारा, इतना पानी निकला कि वो आदमी उस पानी को संभाल भी नहीं पाया।
आखिर में मुझे पानी को संभालना पड़ा। क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो नाना जी। चलो मैं आपको भी घर छोड़ देता हूँ, और रात बहुत हो गई है, मैं भी घर चलता हूँ। आगे तो सुनो। अच्छा, आगे भी है और कहानी। वो आदमी, वो युग तो खत्म हो गया, लेकिन उस जगह वो हल आज भी है। अगर उस हल से एक चोट तुम अपने खेत पर मारोगे तो तुम्हारा खेत इतना अनाज देगा जितना कि पूरे गांव में किसी के पास नहीं होगा। नाना जी अब बस भी करो, चलो घर छोड़ देता हूँ। कहानी थोड़ी और बची है, पूरी सुन लो, तुम्हारे काम की ही है। नहीं नाना जी, मैं घर जा रहा हूँ, चलो आपको भी छोड़ देता हूँ। ठीक है, तुम्हें नहीं सुनना तो कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। भागीरथ कहानी को आधी सुनकर ही घर की ओर चल देता है। भीमा नाना वहीं रुक जाते हैं। भागीरथ घर पहुंचता है और उसकी बेटी चुटकी सामने आती है। पापा पापा, क्या लाई मेरे लिए आज? बेटा, आज तो कुछ नहीं ला पाया। पापा एक बात पूछूं? हाँ बेटा, बोलो। आप मेरे लिए बहुत मेहनत करते हो ना? हाँ बेटा, क्यों? मैंने भगवान से बोल दिया है कि वो आपकी मदद करे, ताकि मैं भी अपनी सहेली की तरह बड़े स्कूल में जा सकूं और अच्छा अच्छा खाना खा सकूं। चुटकी की बात सुनकर भागीरथ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अंदर जाकर राधा से कहता है, राधा, चुटकी ने खाना खाया? किसी ने खाना नहीं खाया। क्यों? सारा अनाज खत्म हो गया है। रात के चावल थे, वो चुटकी को थोड़े से खिला दिए, लेकिन कल के लिए कुछ भी नहीं है। चुटकी को तो रात में चावल खाने से ठंड लगती है, लेकिन क्या करूं, और कुछ घर पर था ही नहीं। तुम लोग सो जाओ, मैं अभी आता हूँ। अब कहाँ जा रहे हो? मैं सुबह तक आता हूँ। अरे इतनी बारिश हो रही है, छाता तो लेते जाओ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं सुबह तक आ जाऊंगा। मौसम ठंड का है, लेकिन बारिश इतनी जोरों की हो रही थी कि मानो बारिश का ही मौसम हो। भागीरथ बिना अपनी परवाह किए निकल पड़ता है। पूछो कहाँ? भीमा नाना को ढूंढने, उनकी अधूरी बात को पूरा सुनने। क्या पता वहीं से उसकी जिंदगी का नया सवेरा हो। अरे भगीरथ, इतनी रात को और इतनी बारिश में बिना छाता लिए कहाँ जा रहे हो? भीमा नाना के पास जा रहा हूँ, कुछ काम था। अरे वो तो कुटिया में नहीं है। अच्छा ठीक है, तब तो मुझे पता है अभी वो कहाँ होंगे। भागीरथ उसी पहाड़ पर जाता है जहाँ उसे भीमा नाना ने आवाज दी थी। भीमा नाना वही एक बड़ी सी चट्टान पर बैठे थे। आप अभी तक यही हो? आपको घर नहीं जाना क्या? और आपको ठंड नहीं लग रही क्या? मुझे पता था तू आएगा, इसलिए मैं यहाँ तेरा इंतजार कर रहा था। मुझे आगे की वो कहानी जाननी है। तो ठीक है, सुनो। वो हल जिससे भागीरथ नाम के आदमी ने पानी निकाला था, वो वही पड़ा है। तो चलो लेकर आते हैं। नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ, तू जा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, उस हल की रक्षा
दो शक्तिशाली जीव कर रहे हैं। दो शक्तिशाली जीव? हाँ, नदी और एक सर्प। तुझे वो हल उठाने से पहले महादेव का नाम लेना होगा। ठीक है। और हाँ, वो घने जंगल के बीच में है। मैं उस हल को इतने बड़े जंगल में खोजूंगा कहाँ? जैसे ही तू जंगल के बीचों बीच जाएगा, वहाँ एक नीली रोशनी तेरा इंतजार कर रही होगी और वहाँ तुझे नंदी की आवाज सुनाई देगी। नंदी के सामने एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ होगा, उसी में वो हल लटका हुआ है। भागीरथ सारी बातें सुनकर जंगल की ओर चल देता है। वहीं बारिश का मौसम, बिजली की गड़गड़ाहट, चारों तरफ सिर्फ आसमानी तूफान। काफी देर चलने के बाद पहाड़ों के बीचों बीच जंगल में उसे नीली रोशनी दिखाई देती है। उसे एक बड़ा सा नंदी भी दिखाई देता है। हल लिपटा हुआ सर्प भागीरथ की ओर देखता है। जैसे ही सर्प और नंदी भागीरथ की ओर बढ़ते हैं, भागीरथ महादेव का नाम लेता है। कुछ ही क्षणों में नंदी और सर्प दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। भागीरथ हल को ले लेता है। उस हल में एक अजीब सी चमक थी। जंगल से निकलते निकलते सुबह हो जाती है। भागीरथ घर की ओर न जाकर सीधा अपने खेत पहुंचता है। जैसे ही वो हल से अपने खेत पर एक चोट मारता है, पूरा खेत फसलों से भर जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो दौड़ता हुआ अपने घर जाता है। राधा, राधा, कहाँ हो तुम? हाँ, आ रही हूँ। कहाँ थे जी रात भर? मैं कितनी डर गई थी। अरे बहुत बड़ी खुशी की बात है। हाँ, तो बताओ। बताऊं नहीं, चलो दिखाता हूँ। चुटकी को भी साथ ले लो। जी? भागीरथ राधा को खेत दिखाता है। ये खेत हमारा ही है ना जी? हाँ राधा, हमारा ही है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। भागीरथ ने आखिरकार अपनी बंजर भूमि को उपजाऊ बना ही लिया। हाँ, वो तो है। ये कैसे किया आपने बाबा? अरे मैं तो भूल ही गया। जिसकी वजह से मैंने इतना कुछ पाया है, उसे भी तो शुक्रिया करना चाहिए मुझे। कौन जी? किसका शुक्रिया करना है? वो जो भीमा नाना है ना, उनका। चलो उनके घर। भागीरथ भीमा नाना के घर जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। आसपास पूछने से पता चलता है कि वो अपने गांव में है। भागीरथ अपनी बीवी बच्चों को लेकर भीमा नाना के घर पहुंचता है। भीमा नाना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? शुक्रिया बेटा। आपकी वजह से आज मेरे खेतों में हरियाली आ गई। हरियाली? और मेरे कारण? मैंने क्या किया? आपको याद नहीं, कल रात आप मुझे हमारे गांव वाले पहाड़ों पर मिले थे। मैं? और तुम्हें तुम्हारे गांव में कल मिला था, वो भी पहाड़ों पर? हाँ नाना जी। बेटा, 1 महीने पहले ही मैं उस गांव से अपने घर आया था, जमीन के किसी काम से। तब से यहीं पर हूँ और मैं ठीक से सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकता। तुमने मुझे पहाड़ों पर कैसे देख लिया? हाँ हाँ भागीरथ, ये तो काफी दिनों से यही है। कल तुम्हें मिले तुम्हारे गांव में, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर कल भीमा नाना मेरे साथ नहीं थे, तो फिर वो कौन था? लेकिन एक बात याद रखना,
उस हल की रक्षा 2 शक्तिशाली जीव कर रहे हैं। 2 शक्तिशाली जीव? हाँ, नदी और एक सर्प। तुझे वो हल उठाने से पहले महादेव का नाम लेना होगा। मैं समझ गया। वो कोई और नहीं, स्वयं महादेव ही थे जो मुझे आपके रूप में दर्शन देने आए और मेरी परेशानी का हल निकाला। बेटा, वो तेरी मेहनत का फल था जो भगवान ने स्वयं आकर तुझे दिया। भागीरथ और उसका परिवार खुशी से झूम उठता है। गौरी अब बड़े स्कूल में भी पढ़ने लगी है। एक बार फिर गांव में चारों तरफ हरियाली हो जाती है।